तो देखो कह रहा है हमारे पास आज का टॉपिक है इजारेदारी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करता है जो इजारेदारी सिस्टम, इसे पहली बार वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 ईस्वी में लाया गया था। 1772 के टाइम में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था को लाया गया। कौन सी व्यवस्था लाया गया? इजारेदारी व्यवस्था। कब लाया गया? 1772 में लाया गया। लेके कौन आता है? वारेन हेस्टिंग लेकर के आता है। इस व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ऑब्टेन मोर लैंड रेवेन्यू, अधिक से अधिक राजस्व, भू राजस्व को प्राप्त करना इसकी मुख्य विशेषता थी। इसीलिए इस समय वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 के टाइम में इजारेदारी व्यवस्था को लाया जाता है। इस व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। कहता है इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली व्यवस्था ये थी कि इसे 5 वर्ष के ठेके की व्यवस्था भी करनी थी, अर्थात ये हर 5 साल के लिए लाया गया था। मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था एक बार लाया गया तो 5 साल तक काम करेगा और 5 साल तक किसानों को एक फिक्स रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जो अधिक बोली लगाएगा उसको ये ठेका दे दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर नीलामी की व्यवस्था को लाया गया था। तो नीलामी की व्यवस्था में शामिल कर दिया गया कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को हम क्या कर देंगे? ये व्यवस्था दे देंगे। इसमें कहता है, लेकिन समस्या आ गई हमारे पास। कहता है 5 वर्षीय दर में दोष आने के कारण, इसमें समस्या आने के कारण इसे 1777 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि इसे लाया कब गया? इसे लाया गया 70 में लाया गया, 72 में लाया गया और 77 में ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि इसे बस एक ही टर्म के लिए लाया गया था, क्योंकि अगले टर्म में इसमें इतनी समस्या आ गई थी कि हम इसे समय पर टैक्स पेमेंट कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए इसे 77 में बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इस व्यवस्था में कई सारी प्रॉब्लम्स थे, समस्याएं मिल जाती है। इसमें कहता है कई सारे दोष, अर्थात कई सारी कमियां पाई गई थी। तो कमी नंबर 1 क्या था हमारे पास? क्या कहता है कि इसके कारण राजस्व की वसूली में परिवर्तन हो जाएगा। देखो, इससे पहले जो सिस्टम लाया गया था उसमें ये था कि यदि हमारे पास पैदावार बढ़ेगा, तो उसके ऊपर टैक्स हमारा बढ़ता नहीं था, बल्कि टैक्स फिक्स था। लेकिन इस समय क्या हुआ कि यदि आपका पैदावार बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी क्या होगा? टैक्स भी बढ़ेगा। इस व्यवस्था के आने के कारण यहाँ के लोगों के द्वारा समय पर इसको अदा कर पाना मुश्किल हो गया, इसीलिए इसमें समस्या पाएगी। इसके बाद जो नई समस्या आती है उसके अंदर कहता है नए ठेकेदार किसानों से अधिक मात्रा में कर की वसूली करने लगे। तो कर की जो वसूली होगी वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। मतलब हमने पहले ये डिसाइड किया था कि यदि टैक्स आपको 1 महीने में भरना है 100 रुपये, लेकिन अब जब यहाँ पर नए ठेकेदार आए तो ठेकेदारों ने क्या किया? ठेकेदारों ने उस टैक्स को 1 महीने में 100 की जगह पर 110 रुपये, 120 रुपये बढ़ाना चालू कर दिया। तो यहाँ पर ठेकेदारों का फ़ायदा होने लगा और किसानों का घाटा होने लगा, इसीलिए इसमें समस्या बढ़ जाती है। खेतों में या खेती में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। अब यहाँ पर ठेकेदार का तो मेन पर्पज़ था टैक्स को वसूलना था, इसीलिए यहाँ पर खेतों में कोई रिफॉर्म किया ही नहीं गया। तो ये इसके 3 कमियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसी के बाद हमारे पास लाया जाता है एक और सिस्टम जिसे बोलते हैं परमानेंट ज़मींदारी सिस्टम या सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जब परमानेंट सिस्टम लाया गया, इसे 1785 में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल के पद पर आने के बाद कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। तो 1785 में तो इसे लाने का काम चालू किया गया, लेकिन इसे जो लागू किया गया वो 1793 में लागू किया गया। शुरुआती समय में इसमें कुछ समस्याएं थी। जब इसको लाया गया तो शुरुआती समय में इसमें कुछ समस्याएं देखने को मिली। इसमें जो पहली समस्या आती है वो आता है समझौते की समस्या, कि किसान और ज़मींदार आपस में कितने पैसे लेन देन करेंगे, कितना पैसा किसान ज़मींदार को देगा और ज़मींदार कितना टैक्स किसानों से लेगा, कितना डिसाइड होगा। इसको लेकर के इसमें समस्या आई कि हम कितने रुपए की समझौता किसानों से ज़मींदार करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद इसमें समस्या यह है हमारे पास नेक्स्ट में कि उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कर पे लगाया जाएगा। आपने जो उत्पादन किया है, अब मैंने उत्पादन किया 100 केजी का उत्पादन किया, तो 100 केजी पे आप कितना % टैक्स लगाने वाले हैं, हमें इसके बारे में जानकारियाँ नहीं मिलती। तो इस समस्या पहले पैदा हुई। कहता है कर व्यवस्था को अस्थायी या कुछ समय के लिए लाना।
अब ये समस्या आने लगी कि हम जो सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, ये सिस्टम कितने समय के लिए लाया जाएगा? 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लाया जाएगा। तो इस समस्या पहले पैदा हुई हमारे पास। इसीलिए इस समय ये 3 समस्याएँ देखने को मिल जाती हैं। इसी के बाद इस समस्या को 22 मार्च 1793 को स्थापित कर दिया गया और इसे 10 वर्षों के लिए लाया गया। 10 वर्षों के लिए, मतलब ये हुआ कि जो व्यवस्था आती है वो 10 सालों के लिए आती है। ये व्यवस्था जो थी वो भारत के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी उत्तराखंड में पहली बार इसे लाया गया। इस व्यवस्था में कई सारी विशेषताएं भी थी, जैसे कि जमींदारों को भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया, किसानों से भूमि और अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। अब किसान जो पहले ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, अब ज़मीन के मालिक नहीं होंगे। अब ज़मीन का जो मालिक होगा वो ज़मींदार होगा। जो किसान अपने ज़मीन पर विभिन्न प्रकार के परंपरागत कार्यक्रम किया करते थे वो ख़त्म कर दिए गए। इसके साथ साथ यहाँ पर ज़मींदार भूमि को खरीद और बेच सकता था। तो ज़मींदार किसानों की ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया उसको। जो ज़मींदार था वो किसानों के ज़मीन का मालिक बन चुका था, और जो ज़मींदार होगा वो किसानों की ज़मीन को या तो खरीद सकता है या और बेच सकता है। ऐसे अधिकार इसको दे दिए गए। जब ये अधिकार इसको मिलते हैं तो मिलने के साथ ही यहाँ पे कहता है ज़मींदार अपनी ज़मीन को वैध तरीके से, कानूनी तरीके से किसी को भी उसका उत्तराधिकारी बना सकता है। मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ज़मीनें हैं उस ज़मीन का मालिक तुम हो जाओगे, तो मैं उसे कानूनी तरीके से वो ज़मीन का अधिकार तुम्हें दे दूँगा। इसके साथ कहता है लगान को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया जाना। तो लगान मतलब कि आपसे यदि 100 रुपये ले जा रहा है, 100 रुपये लिया जा रहा है 1 महीने का, तो ये फिक्स होगा कि आपको महीने का 100 रुपये ही देना पड़ेगा। ये फिक्स कर दिया गया हमारे पास इस समय। लगान को हमेशा के लिए डिसाइड कर दिया गया कितना देना है और कितना नहीं देना है। कहता है किसान और सरकार के बीच किसी भी प्रकार का सीधा संबंध खत्म कर दिया गया। पहले क्या था, किसान जो था वो सीधे पहले ब्रिटिश सरकार को टैक्स दिया करता था, लेकिन अब जो है किसान जो है वो सरकार को टैक्स नहीं देगा बल्कि ज़मींदार को टैक्स देगा। मतलब ये हुआ कि किसान जो होगा वो पहले टैक्स देगा, ज़मींदार को देगा, फिर ज़मींदार देगा सरकार को देगा। तो ज़मींदार जो है वह कुछ पैसा टैक्स का अपने पास रख लेगा। तो ये कितना रखेगा, तो ये रखेगा 1/11वां हिस्सा ये अपने पास रख लेगा, 1/11वां हिस्सा। देखो कहते हुए हमारे पास कहता है कि ज़मींदार कर की वसूली रकम का 10/11वां हिस्सा कंपनी को देगा और 1/11 हिस्सा अपने पास रखेगा। इसमें कहता भी है हमारे पास, कहता वसूली की रकम को रखने का अधिकार ज़मींदार को दे दिया गया। अब ज़मींदार ही जितना भी पैसा आएगा वो अपने पास ही रखेगा और बाद में वो देगा। निश्चित समय पर ज़मींदार यदि लगान को अदा नहीं करेगा तो ज़मींदार की ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी, किसी और को बेच दी जाएगी। कहता कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कंपनी की जो आय थी, जो उसका डेवलपमेंट था, उसका जो विकास हो रहा था, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ना चालू हो चुका था। अब कंपनी को बार बार किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, पैसा दो, पैसा दो। अब जो पैसा है कंपनी के पास ज़मींदार समय पर इकट्ठा कर दिया करेंगे। तो अब यहाँ पर जो कंपनी थी उसको ऑटोमेटिक बड़ी मात्रा में धन का आना चालू हो चुका था। कहता है इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। इस प्रकार की जो व्यवस्था लाई जाती है इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। तो मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे इसका पहला जो मुख्य उद्देश्य था कि ज़मींदार को तैयार करना, और जो ज़मींदार होगा ये एक ऐसा वर्ग होगा जो ब्रिटिश सरकार के सामाजिक आधार को तैयार करेगा। सामाजिक आधार का मतलब एक ऐसा बेस तैयार करना जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ज़मींदारों के माध्यम से हमारे देश के सामान्य लोगों पर कब्जा कर सके। इसका दूसरा मेन जो एम था, उद्देश्य था, वो था कंपनी की आय को बढ़ाना था। तो दो उद्देश्यों के लिए हमारे यहाँ पर परमानेंट सिस्टम को लाया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस लेकर के आता है। इसके कुछ लाभ भी हुए, इसके कुछ फ़ायदे भी हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि ज़मींदार को अस्थायी रूप से ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया। अब जो ज़मींदार होगा उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। इसका जो दूसरा फ़ायदा हुआ, कहता है ज़मींदार को अधिक आय की प्राप्ति हुई। अब ज़मींदार पहले थोड़े बहुत पैसे कमाता था, अब ज़्यादा पैसा कमाएगा। कहता है ज़मींदारों को गांव से शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, क्योंकि ज़मींदार जो थे अब ज़्यादा धनी हो जाया करते थे। और आपको पता है कि जो ज़मींदार हुआ करते थे वो ज़मींदार 400 गाँव का ज़मींदारी एक साथ संभाला करते थे, 400 गाँव का।
इसलिए ज़मींदार अब गाँव में ना रह कर के शहरों में रहा करते थे। कहता है सरकार की आय यहाँ पे फिक्स कर दी गई कि सरकार कितना पैसा महीने में कमाएगी या नहीं कमाएगी, और लगान की व्यवस्था तथा वसूली की मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब सरकार को समय समय पर लगान वसूलना नहीं पड़ेगा कि जाओ वहाँ से उतना वसूल के लाओ, उससे उतना वसूल के लाओ, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पास इसके लाभ के तौर पर देखने को मिल जाती है। क्लास कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारे पास आज की व्यवस्था में इजारेदारी व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारे